श्रद्धेय महापुरुष मंचासीन अध्यक्ष महोदय और प्रशाल में उपस्थित है पूरे भारत से आए हुए बामशिफ के जुझारू सिपाही कैडर, जय भीम जय मूल निवासी। वर्ष 90 के आसपास पिछड़े वर्ग कमीशन के बहुत सारी सिफारिशों में से एक सिफारिश सरकारी नौकरियों में आरक्षण का तत्कालीन सरकार के द्वारा विषम परिस्थितियों में लागू करने की घोषणा के साथ ही विशेष करके उत्तर भारत में पिछड़ा बनाम सवर्ण एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। और आश्चर्यजनक बात यह थी उस समय इस प्रस्ताव से जिस समुदाय के लोगों को लाभ होना था अर्थात ओबीसी, उनमें से भी बहुसंख्यक स्कूली, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र अध्यापक सवर्णों के साथ विरोध के आंदोलन में शामिल हो रहे थे। उस समय की परिस्थितियों में उनका प्रशिक्षण सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में नहीं हो पाया था और अज्ञान में वे खड़े थे। भारत के टॉप मोस्ट प्रतियोगी परीक्षा और देश को कमांड देने वाले व्यवस्था जो यूपीएससी से सिलेक्टेड आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनके प्रशिक्षण कॉलेज के प्रिंसिपल रही हुई डॉक्टर सुषमा यादव ने भी एक बयान में स्वीकार किया था कि मैं भी विरोध में खड़ी थी। पिछले वर्ष दिसंबर में अमेरिका में वुहान एक शहर है जहां की एक लेबोरेटरी से कोरोना का वायरस ईरानी उपन्यास और मुंबईया फिल्मों के तिलस्म की तरह एक जिन की तरह बाहर निकल आया और देखते ही देखते पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया। निश्चित तौर पर वो वायरस पूरे विश्व को चपेट में नहीं लिया था। इस घटना के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही। जिस कोरोना वायरस चीन के लैब से बाहर निकला और उस लैब को फंडिंग अमेरिका जैसे देश देता है और सबसे ज्यादा यूरोपीय कंट्री और भारत, ब्राजील में लोग मारे गए। जो विश्व के ताकतवर देश हैं, बड़े देश हैं, विश्व राजनीति पर प्रभाव डालते हैं, उनके ही देश में सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं। जो गरीब मुल्क हैं, जिनके पास स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया, उनके यहां कोरोना वायरस से मरने वालों की कम से कम संख्या है। भारत का पड़ोसी देश भूटान एग्जाम्पल है, नेपाल है। इस बीमारी के प्रचार मीडिया तंत्र के माध्यम से, कारपोरेट घराने के माध्यम से पूरे विश्व में फैलाई जाती है। और मैं फिर एक बार कह दूं कि जो विश्व के बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, आर्थिक व्यवस्था पर पकड़ रखने वाले देश हैं,
उन देशों के हुक्मरान इस मामले में संलिप्त हैं। अमेरिका के लोग बहुत बहादुर थे, अपने ऐसे लोगों को कान पकड़ के उठा करके नीचे कर दिया। लेकिन एक स्वस्थ परंपरा के बावजूद भी हमारे यहां हमने अभी ऐसा नहीं किया है। उत्तर भारत में जगदेव बाहू की राजनीति, ललई सिंह यादव की राजनीति, महाराज सिंह भारती की राजनीति होने के बावजूद भी हमारे बीच वो दृष्टि उतने उन्नत तरीके से नहीं डेवलप हो पाई कि हमारा जन सामान्य इस बीमारी की आड़ में होने वाले खतरे को नाप सके। इस बीमारी के आड़ में सारे कार्य हो रहे हैं कारपोरेट घराने के, बड़े उद्योगपतियों के सारे काम हो रहे हैं, नेता लीडर और सामान्य लोगों के परिवार की शादियां भी हो रही हैं। पहले 100, फिर बाद में 150 और अब 200 लोग बारात में जा रहे हैं और आ रहे हैं। इलेक्शन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जुलूस आ रही हैं, कोरोना नहीं फैल रहा है। इसके वजह से लोग नहीं मर रहे हैं। लेकिन फिर भी यह अघोषित कर्फ्यू अब तक जारी है। बड़े दिनों से इन चीजों को देखा जा रहा है कि आप यदि किसी काम को करना चाहते हैं और उसका सामाजिक आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है तो इस कोरोना काल में भी कर सकते हैं। लेकिन यदि सामाजिक आंदोलन से संदर्भ है इसका और आप उसको करना चाहते हैं, आपके हमारे अधिकार के विरुद्ध कोई बिल आता है, कोई प्रस्ताव आता है, समाज में ज्यादतियां होती हैं, तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। और ऐसे प्रोटेस्ट के लिए जो हमारे संवैधानिक अधिकार भी हैं, हम जब सड़कों पर निकलना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, जुलूस करना चाहते हैं, सरकार के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक तकनीकी व्यवस्था होती है, स्थानीय अधिकारियों का परमिशन। और जब हम इस तरह के आंदोलन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए इस तरह का प्रस्ताव देते हैं, तो कोरोना के बहाने अधिकारी न तो जुलूस निकालने की परमिशन देते हैं और न धरना प्रदर्शन का परमिशन देते हैं। सरकार और समाज के ज्यादती करने वाले लोग अपनी ज्यादती कर रहे हैं और कोरोना के बहाने हम आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, ये इसकी पृष्ठभूमि है। और इसी कोरोना के पर्दे के नीचे निजीकरण, जिसे सरकारी विभाग में उदारीकरण कहा जाता है, सरकारी कंपनियों को बेच देना कौड़ी के दाम में विनिवेश है। आज के दिन में रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, हवाई अड्डे बिक रहे हैं, लोगों के बीच के मधुर संबंध कमजोर हो रहे हैं, टूट रहे हैं। जिस हवाई अड्डे पर सिर्फ हवाई जहाज उतरने और जाने की अनुमति होती थी, आज निजी एयरपोर्ट पर शादी विवाह और बारात ठहराने की भी व्यवस्था हो रही है। यह है इस्तेमाल निजीकरण के बाद का। रेलवे स्टेशन का भी निजीकरण हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं का भी निजीकरण हो रहा है, और ये निजीकरण कोरोना के आड़ में हो रहा है। जिस बार पहली बार भारत में 32 रेलवे स्टेशनों को 40 साल के लिए लीज पर दिया जा रहा था, हमें याद करना चाहिए वो समय सहारनपुर कांड है। सारे देश का ध्यान सहारनपुर कांड की ओर था और देश का स्टेशनों का निजीकरण हो गया। आज 109 रूटों पर लगभग 150 गाड़ियां प्राइवेट हो गई हैं। एक बड़ी चर्चित ट्रेन हुई, लखनऊ टू दिल्ली चल रही थी, तेजस। एयर होस्टेस की तरह उस ट्रेन में रेल होस्टेस की बहाली की गई। तंग कपड़ों में आने वाले उन होस्टेस के साथ एक यात्री ने छेड़खानी किया था, और जब वो होस्टेस ने आपत्ति जताई अपने संबंधित एजेंसी को, तो वहां कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि उसे अपमानित होना पड़ा और प्रतिक्रिया स्वरूप उसने उस नौकरी को रिजाइन कर दिया। तो रेलवे में ही नहीं, बहुत सारे विभाग, BSNL, सिर्फ मोबाइल कंपनियों को बेचने की बात होते
तो मामला कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बीएसएनएल भारत के सभी बड़े शहरों में, शहर की नाक के नीचे उनके बड़े बड़े बिल्डिंग और आलीशान ऑफिस है, बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, जमीन है और मकान है, फ्लैट है। इन संपत्तियों पर आंख लगी हुई है। रेलवे में भी, रेलवे की बहुत सारी जमीन है, कारखाने बंद हुए हैं, प्लॉट क्वार्टर में लोग रहने वाले एम्प्लॉय कम हो गए हैं, तो उस क्वार्टर वाली वो जगह है, और शहर के बीचों बीच ये सारी चीजें और महंगी जगह है। इन जगहों, जमीन और संपत्तियों पर व्यापारियों की नजर लगी हुई। इस कोरोना काल में जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, आर्थिक प्रगति नहीं हो रही है, विश्व के करोड़पतियों में भी गिरावट आई है, लेकिन भारत के करोड़पतियों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, और खासकर मात्र 10 घराने अपनी संपत्ति को सिर्फ कोरोना काल में दोगुना कर लिए हैं। तो एक कोरोना के बहाने जो निजी संस्थान, जो सरकारी संस्थान थे, वो निजी संस्थान में बदले जा रहे हैं। हालांकि ये प्रक्रिया 1994 में ही आरंभ हो गई थी। मध्य प्रदेश में बाल्को नाम की एक कंपनी होती थी, तांबे के कारोबार से जुड़ी थी। मात्र 465 करोड़ रुपए में उसे बेचा गया था, और खरीदने वाली कंपनी ने उस फैक्ट्री का, प्लांट का कबाड़ 1200 करोड़ में बेचा था। यह है निजीकरण। हावड़ा स्टेशन, जिसका करोड़ों रुपए का रेवेन्यू प्रतिदिन का है, 40 साल के लिए मात्र 400 करोड़ में दिया गया। मध्य प्रदेश का हबीबगंज रेलवे स्टेशन देश का पहला प्राइवेट स्टेशन हो गया। जो सार्वजनिक संपत्ति है वो हम मूल निवासियों के, हमारे हाथ पैरों से बनी हुई है, हमारे पसीने से बनी हुई है, और उसको चंद घरानों के लिए बड़े कम कीमत में, यूं कहिए कि मूंगफली की कीमत में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। हमारे गृह शहर कटिहार में बिहार सरकार की एक कारखाना थी, 49 एकड़ जमीन मात्र 39 करोड़ रुपए में बेची गई, और वो जमीन शहर के बीचों बीच है, जिसका 1 डिसमिल का कीमत 5 लाख से ज्यादा का है। तो ये व्यवस्थाएं, स्कूलों का भी निजीकरण हो रहा है या स्कूलों को बंद किया जा रहा है। दिल्ली में, राजस्थान में, हरियाणा में तो ये काम हो रहा था। बिहार में भी जो पिछड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि का देश है, क्षेत्र है, वहां पर भी यह स्कूलों की बंद करने की घटना पहुंच गई। तो हमारे जरूरत की जितने सारी चीजें हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, जीवन उपार्जन का क्षेत्र हो, उन सारे जगहों पर निजीकरण का जबरदस्त प्रभाव है, और इस निजीकरण के द्वारा हमारी गाढ़ी कमाई लुटाई जा रही है। इसका एक मानगी है कि भारत में एक मास्क भी सरकारी क्षेत्र में खरीदे गए हैं तो 999 रुपए में खरीदे गए हैं। खादी का कपड़ा का, मोदी मास्क नाम था उसका। छोटे छोटे आइटम जो बाजार में कुछ रुपयों में मात्र मिल जाएंगे, चंद रुपयों में मिल जाएंगे, वो सरकारी विभाग अरबों में उसको खरीद रही है। और वास्तव में ये एक बहाना है कोरोना, और इसका डर, दहशत फैला करके हमारे जो संवैधानिक मूल अधिकार हैं उसे वंचित करने की कोशिश की जा रही है। हम एम्प्लॉय होने के कारण आय बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन लाइफ स्टाइल में जबरदस्त परिवर्तन आया। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में जाने लगे, गवर्नमेंट सर्विस में जाने लगे थे 90 के बाद खास करके, और यही वो दौर है जब इसका निजीकरण कर दिया जाता है। और इस निजीकरण के क्रम में ऐसी कंपनियां सामने आई जिसका रातों रात नाम पता नहीं था, और वो भारत के बड़े बड़े कारोबार का हिस्सा बन जाती है। तो भारत के इन सारे व्यवस्थाओं को लाने में भारतीय संसद में बैठने वाले हुक्मरान भी हमारे ऐसे कानून उनके समर्थन में लाए हैं। 2 उदाहरण हैं हमारे पास, जहां नीति निर्माण करने वाले लोगों ने नीति क्या होगी,
भारतीय संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेने के बावजूद भी उस गोपनीयता को भंग की। एक था सूचना तंत्र में रातों रात एक डील होता है और एक कंपनी, सैकड़ों कंपनियां पहले से थी भारतीय पूरे विश्व में, और दर्जनों कंपनियां भारत में थी और बड़े बड़े थे, चाहे एयरटेल हो, वोडाफोन हो, वोडा के पहले हच था, वो एयरटेल, खुद बीएसएनएल थी बड़ी कंपनी। लेकिन उस टेंडर को भरने के लिए जियो आती है, रातों रात एक नई कंपनी। कहां से उसने तैयारी कर रखी थी, अपनी सारी सुविधाएं तैयार कर रखे थे। यह सूचना का मामला था, उस सूचना को जरूर लीक किया गया था और संबंधित कंपनी ने इसकी तैयारी 2 वर्ष पहले से शुरू कर रखी थी। उसी तरह की एक नई कृषि क्षेत्र से संबंधित मसला है और वह है अनाजों के खरीद से संबंधित। पूरे भारत में दाल की खरीद सिर्फ एक ही व्यक्ति व्यापारी विश्व विदेशी मार्केट से कर सकता है, वो है अडानी। और पूरे भारत में सैलो गोडाउन उन्होंने पहले से बना रखे हैं, जिसका टेंडर अभी अभी हो रहा है। ये नियम अभी बनाए जा रहे हैं कि अनाज की खरीद निजी क्षेत्र के लिए खुला रहेगा। तो दूसरी कंपनियां चूंकि अपनी तैयारी नहीं कर रखी है तो वो पीछे रह जाएगी, और जो 2.5 साल पहले से सैलो गोडाउन बना करके बैठे हुए लोग हैं वो उस टेंडर को आगे लाएंगे, चूंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अब तक में हो चुका है। तो इस प्रकार संवैधानिक मामलात हैं ये। हमारे कुछ हुक्मरान भी इसमें हैं कि शपथ लेने के बावजूद भी गोपनीयता को कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर से भंग करते हैं और कुछ कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से आगे ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोरोना के आड़ में होने वाली ऐसी घटनाओं का पर्दाफाश आज के हमारे जो विद्वान वक्ता हैं चरणबद्ध तरीके से परत दर परत उसके षड्यंत्र को बेनकाब करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी।